Hello students, welcome once again on the Lam Public YouTube channel. I hope you all are well. Today we are going to learn chapter number 5, Fundamental Unit of Life. We will start our topic, class 9th, Science, chapter 5, Fundamental Unit of Life. First slide is फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल होती है। अब हम सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था। इन 1965 रॉबर्ट हुक एग्जामाइंड द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। 1965 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, पेड़ की एक छाल की पतली सी स्लाइस लेकर उसको उन्होंने खुद ही के द्वारा डिज़ाइन किए गए एक माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया था या देखा था। इस साइड में आपको जो पिक्चर दिख रही है ये माइक्रोस्कोप की है जिसे रॉबर्ट हुक ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, जब उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप में देखा तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया। ये जो स्लाइस थी ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस छत्ते के जो एक होल था, ठीक है, उन्होंने उसे एक कंपार्टमेंट कहा, यानी कि जो छोटे छोटे होल्स यहाँ पे ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं स्लाइड में, इन्होंने इसे एक कंपार्टमेंट कहा, कंपार्टमेंट या लिटिल रूम। ठीक है, और इस लिटिल रूम को ही सेल कहा गया। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी सेल से ही कंपोज होती हैं या सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। नाउ व्हाट इज सेल? सेल क्या है? द सेल फ्रॉम लैटिन सेला मीनिंग स्मॉल रूम। सेल एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या लिटिल रूम। इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं, जिनको हम जानते हैं या जिनको हम नहीं भी जानते हैं पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है सेल। A cell is the smallest unit of life. सेल किसी भी लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट होती है। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज विद ए मेम्ब्रेन विच कंटेन मैनी बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म फिल रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमको बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA या RNA जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है। Now next slide is why is the cell called the structural and functional unit of cell। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। तो जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है वो भी तो सेल है। जहाँ से वो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ है तो वो भी तो एक सेल से स्टार्ट हुआ है ना। सेल से मिलकर फिर टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन से सिस्टम बना। तो जो स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी वो सेल था। तो इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसी भी लाइफ की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अब जब सेल है इसी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी प्रोसेसेस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, चाहे वो सेल यूनिसेल्युलर हो या वो सेल मल्टी सेल्युलर हो। ठीक है, दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सेल में इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होती है। सारी एक्टिविटीज सेल में इंडिपेंडेंटली होती है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये प्लांट सेल है, ऑनियन पील सेल। ठीक है, जब हम किसी भी प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने आपको ऑनियन पील सेल का एग्जाम्पल लिया है। इसकी एक्टिविटी हम क्लास में भी करेंगे, बायो लैब में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेल दिख रही है। ठीक है, ऑनियन सेल। ऑनियन सेल के कॉर्नर पे जो पर्पल आपको पार्ट दिख रहा है ये इसकी सेल वॉल है। जो ब्लैक कलर का स्पॉट आपको दिख रहा है ये इसका न्यूक्लियस है और जो वाइट फील्ड है वो उसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही एक वैक्यूल है। ठीक है, ये थी आपकी प्लांट सेल। इसके बाद बात करते हैं हम एनिमल सेल की। तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे अंदर बहुत टाइप्स की सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए हैं, मेंशन किए हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड की जितनी भी सेल्स हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बनी हैं। ठीक है,
इसके बाद बोन सेल, हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है, बॉडी के जिस भी ऑर्गन में बोन प्रेजेंट है, सारी बोन इसी बोन सेल से मिलकर बनी है। मसल सेल्स, ओवम, ये फीमेल में होता है, ओवरी में, वहाँ पे ये वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फैट सेल, हमारी बॉडी का जो भी पार्ट फैट कंटेन करता है, वहाँ पे फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्पर्म, ये मेल में देखने को मिलता है। स्पर्म सेल कुछ इस टाइप की होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी में पूरी जगह फैले रहते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल ब्रेन से मैसेज को ले जाने का काम करते हैं बॉडी के सारे पार्ट्स में। तो एक तरह से ये मैसेंजर हुए, इसलिए ये बॉडी के सारे पार्ट्स में, सारे ऑर्गन में फैले हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है, जहाँ पर सिर्फ एक ही सेल है और उस एक ही सेल के द्वारा सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सीलेशन एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो डिफरेंट सेल के थ्रू होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं और सारे अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। सेल्स में वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, पर यहाँ 3 मेन ऑर्गेनेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा भी सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ नाम दिए गए हैं जिन्हें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, ग्रैन्युल्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन फाइबर्स एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, इज अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही पतली झिल्लूनुमा मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है, ठीक है। इट्स फंक्शन इज द प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल बाय अलाउइंग सर्टेन सब्सटेंस इनटू द सेल व्हाइल कीपिंग आउट सब्सटेंसेस आउट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है और ये उन पार्टिकल्स को सेल के अंदर और बाहर जाने देती है जिनको सेल की ज़रूरत है। इट मीन्स ये सेल को अलाउ करती है कि वो पार्टिकल्स को अंदर आने दें और जो पार्टिकल्स बाहर जाने जाते हैं, जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है, उनको ये बाहर जाने देती है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस, ठीक है, ध्यान से सुनना। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन रीजन टू लो कंसनट्रेशन रीजन। वो मॉलिक्यूल जो अचानक से हाई कंसनट्रेशन रीजन से लो कंसनट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का जो गैसेस का एक्सचेंजेस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब आता है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो वाटर का मूवमेंट होता है सेल में वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। यहाँ पे भी इसको हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। What happen when cell put in a water solution of sugar or salt? क्या होगा यदि हम सेल को शुगर या सॉल्ट के वाटर सॉल्यूशन में रखेंगे? तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, मतलब सेल के आउटसाइड में कंसंट्रेशन लेस होगी और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, जो वाटर है वो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कंसंट्रेट दोनों साइड इक्वल रहती है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। इसलिए ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे और ना ही बाहर आएंगे, तो इससे सेल के स्ट्रक्चर पर या सेल के शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज द मोर देन इनसाइड ऑफ सेल। यहाँ पर कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन सेल के आउटसाइड में ज़्यादा होगा और सेल के इनसाइड में कम होगा। तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर इंटर होना शुरू होंगे और सेल स्वेलअप होगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल फट जाएगी या बस्ट हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल सेल का सबसे आउटर लेयर होता है और ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है, जैसे कि सेल का कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सपोर्ट करती है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। सेल वॉल एक कार्बोहाइड्रेट फाइबर है, एक टफ कार्बोहाइड्रेट फाइबर है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस सेल का सबसे मेन ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही सेल का न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस ही सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेल का न्यूक्लियस होता है, इसके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए या न्यूक्लियोटाइड जो सेल का हेरिडिटी मटेरियल होता है वो कंटेन होता है या वो रखा जाता है, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्टोरेज सेंटर होता है सेल का, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है सबका रेगुलेशन यहीं से होता है। डीएनए मैनेज सेल फंक्शन, जितने भी सेल के फंक्शन होते हैं वो सारे डीएनए को ही मैनेज करने होते हैं। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा होता है, जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के बाहर जितना भी फ्लूइड भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है इसको हम साइटोसॉल बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म वो स्पेस है या हम कह सकते हैं सेल में वो प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे कि सेल की ग्रोथ होती है। ओके, थैंक यू। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा।